हेलो फ्रेंड्स, धीरज स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब पिछला लेक्चर था, उसके अंदर हमने ऋग वैदिक काल पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो आर्य थे वह पंजाब और अफगानिस्तान क्षेत्र में बसे थे। तो ऋग वैदिक काल में हम बात करें दोस्तों, ऋग वैदिक काल में जो आर्य थे कहाँ, भारत के पंजाब और अफगानिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में बसे थे। लेकिन अभी क्या हुआ कि जो उत्तर वैदिक काल आया, यानी कि इसके अंदर जो हम लोग इसके प्रमाण मिलते हो दोस्तों, हमें कहाँ से मिलते, देखिए, तो ये यजुर्वेद हुआ, अथर्ववेद हुआ, सामवेद, ये सब से हमें उत्तर वैदिक काल के प्रमाण मिलते हैं। और ऋग वैदिक काल में क्या पढ़ने को मिलता है कि केवल ऋग्वेद के ही बारे में पढ़ने को मिलता है। चलिए, तब ऋग्वेद में जो आ रहे थे कहाँ थे, तो भारत के पंजाब में थे और अफगानिस्तान में बसे थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जो आ रहे थे, और धीरे धीरे हो सकता है दोस्तों उनकी जनसंख्या बड़ी होगी, या फिर उन्हें क्षेत्र विस्तार किए होंगे, आक्रमण हुआ होगा। तो इस तरह से वो लोग भारत के मध्य में, यानी कि उत्तर वैदिक काल में भारत के मध्य, जैसे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और गंगा नदी, गंगा, यमुना, एक दोआब, यहाँ पर जो अभी आ रहे थे वो कहाँ आके बसने लगे, तो भारत के मध्य प्रदेश में या मध्य में गंगा यमुना के दोआब में आकर बसने लगे थे। अब जब यहाँ पर आए तो इन्होंने लगभग 1000 BC, मतलब 1000 ईसा पूर्व, आप कह सकते ईसा पूर्व के आसपास उन्होंने एक धातु को खोज किया जो था लोहा। तो उन्होंने लोहा धातु का खोज किया। जो लोहा होता है दोस्तों, यह तांबा और कांसा से मजबूत धातु को, अगर अब तक की जो बना रहे सबसे मजबूत धातु क्या था उन लोग का, लोहा था, जो कि कांसा और तांबा से मजबूत हुआ करता था। इसलिए अभी लोहा के आने से उन लोग के जिंदगी जीवन में बहुत ही हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। उन लोग की दोस्तों कृषि बहुत अच्छा हो गई। अभी वो पशुपालन को छोड़ के अभी कृषि पर ज्यादा ध्यान देने लगे। तो इन सब बार दोस्तों हम लोग चलिए पढ़ते हैं। पहले हम तो पढ़ेंगे कि राजनीतिक जीवन कैसा था, किस समय का, तो उत्तर वैदिक काल का। पहले हम राजनीतिक जीवन की बात करते हैं। पहला, राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन। अभी से राजनीतिक जीवन में क्या हुआ कि जो ऋग्वैदिक काल था उसके अंदर जो आर्य वक्त थे, उन सब का जो एक क्या था, उन लोगों का जो कुलीन था, यानी कि जिसमें लोग रहते थे, उसका परिषद भी बोल सकते थे। तो उन लोगों सबसे बड़े जो परिषद था वो था दोस्तों उस समय का जन था, जन। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जो जन था इसका आकार बढ़ के दोस्तों जनपद हो गया। क्या हो गया, जनपद हो गया। जैसे कि बात करें, जैसे और भी दोस्तों भरत जन और प्लस पुरुजन दोस्तों मिलकर क्या हुए, कुरु जनपद का निर्माण हुआ। किसका, भरत जन और पुरुजन जो जब मिल गए तो कुरु जनपद का निर्माण हुआ। इस समय उस समय मतलब प्रशासन था कि ऐसे ऐसे लोग एक बसते थे। तो अभी दोस्तों क्या हुआ कि अभी धीरे धीरे दोस्तों, जब मान लीजिए कि यहाँ पे जो लोग हैं, अब जो लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो जो राजा हुआ करते थे उन लोगों की भय जैसे ज्यादा लोग में होगा, तो इसलिए उनकी शक्तियों का विस्तार हो रहा था। क्या हो रहा था, राजाओं की शक्तियों का दोस्तों क्या हुआ, विस्तार हो रहा था। धीरे धीरे उन लोग की विस्तार हो रहा था। अब जैसे विस्तार कैसे हो रहा था, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि लोग बढ़ रहे थे, ऐसे ही तो उन लोग की जो शक्ति था, उन लोग का भय था, ज्यादा लोग में बढ़ रहा था। तो जैसे जब वो लोग जैसे बहुत सारी युद्ध जब जीता करते थे, तो उन्होंने अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए क्या दोस्तों, बहुत से उपाधि लेते, जैसे कि सम्राट लेते थे। कैसे उपाधि, तो सम्राट, अधिराज, ऐसे एक राट। आज देखिए दोस्तों कितना इसे लग रहा है कि रिस्पेक्टफुल नाम है, सम्राट, कितना बड़ा नाम दिख रहा है दोस्तों। तो ऐसे ही ये लोग अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए बड़े बड़े नाम होते हैं। अब दोस्तों क्या हुआ कि इस समय जो उस समय का वंश था, जिसे कि जो जैसा था, जिस वर्ग का था, तो वह दोस्तों कैसा था कि वो किसी भी वर्ग में जा सकता था, यानी एक कर्म के आधार पर उनका
जो वर्ग था वो निश्चय होता था। लेकिन अभी राजाओं की जो पद था, राजाओं का पद वंशानुगत हो गया, यानी कि जो राजा घर पे पैदा होगा यानी कि वही जाकर क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो ऐसा क्या हो गया, तो राजा का आप ऐसे राजा का पद दोस्तों क्या होगा, वंशानुगत हो गया, वंशानुगत हो गया, राजाओं का पद वंशानुगत हो गया। अभी दोस्तों इसमें दोस्तों सबसे अभी देखिए, जैसे राजा की जब शक्तियां बढ़ी तो राजा अधिकतर डिसीजन खुद ले लिया करता था, तो उसे सभा की समिति की कम जरूरत पड़ती थी। इसलिए इसमें हमें राजनीतिक जीवन में क्या देखने को मिलता है कि सभा समिति की महत्व दोस्तों इसमें कम थी। लेकिन रत्नीन की, यानी कि आप दोस्तों याद रखिए, रत्नीन की संख्या में दोस्तों भारी बढ़ोतरी देखने को मिलती है, क्योंकि जो रत्नीन के अंदर अधिकारी, राजा की सहायता के जो अधिकारी हुआ करते थे, तो अभी राजा जो अपने आप को ज्यादा अभी सेफ रखने के लिए ज्यादा अधिकारियों को रखा करता था। इसलिए इसमें रत्नीन की संख्या को दोस्तों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और दोस्तों इसमें बात करें तो जो बलि हुआ करता था, बलि का दोस्तों मतलब था कि कर, जो पहले समय जो ऋग्वैदिक काल था उसके अंदर जो बलि था उसमें जो आप स्वेच्छा कर था, यानी कि अगर आप जिसको जैसा मन करता था, जो मन करता था वो उसमें कर दे सकता था या फिर नहीं भी दे सकता था। लेकिन अभी क्या हुआ राजनीतिक जीवन में, तो राजाओं ने क्या किया कि कर को नियमित कर लागू कर दिया कि उन्हें देना ही, जैसे 5% का हुआ कर तो उन्हें 5% का कर देना ही पड़ता था। तो बलि याद रखें, बल क्या हुआ, नियमित कर लागू कर दिया गया। हाँ दोस्तों आप समझे। चलिए अब लोग हम बात करते हैं इन लोग के सामाजिक जीवन पे। ये तो रहा दोस्तों राजनीतिक जीवन, तभी हम लोग सामाजिक जीवन पे बात करते हैं। दोस्तों सामाजिक जीवन में हमें सबसे ज्यादा स्त्रियों की अवस्था में बहुत ही ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिलती है। तो हम लोग बात करें समाज सामाजिक सामाजिक जीवन सामाजिक जीवन दोस्तों अभी भी जो इस सामाजिक जीवन में दोस्तों जब अभी भी जो गांव था दोस्तों वो कैसा समाज था, तो अभी पितृ संतात्मक समाज ही था। कैसा समाज था, तो पितृ संतात्मक समाज ही था। लेकिन दोस्तों इसमें भी हमें स्त्रियों की अवस्था में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। जैसे कि स्त्री अब यज्ञ में अगर पिता का जो जितना धन संपत्ति है उसमें भी दोस्तों उसको कुछ भी उसमें भाग लेने से बंद कर दिया गया, यज्ञ में जाने से उनको बंद कर दिया गया, सभा समिति यहाँ पर भी जाने से उन्हें प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि बंद कर दिया गया। तो हमें स्त्रियों की अवस्था जो इसमें बहुत ज्यादा स्त्रियों की स्थिति दोस्तों, आप यहाँ पे स्थिति बोलिए, स्त्रियों की स्थितियों में हमें गिरावट देखने को मिलता है। और दोस्तों इसमें बात करें तो जो अभी वर्ड था, जैसे वर्ड तो पहले के समय में दोस्तों चार वर्ड था। तो कौन कौन था, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 प्रकार के दोस्तों वर्ड थे। तो अभी देखिए इसमें इसमें दोस्तों यज्ञ को, पूजा पाठ को ज्यादा महत्व दिया गया, इसलिए इसमें ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना गया। ब्राह्मण सबसे क्या था दोस्तों, ब्राह्मण इसमें सर्वश्रेष्ठ माना गया। अब जैसे आप भी देख सकते हैं, जैसे कि पुराने समय में राजाओं का आपने जैसे रामायण देखा होगा, महाभारत ऐसा देखा होगा, जैसे ब्राह्मण जो हुआ करते थे, राजा जो क्षत्रिय राजा क्या होते, क्षत्रिय हुआ करते थे, तो वो लोग भी ब्राह्मण के आगे अपने हाथ जोड़ते थे, उनके पैर नीचे बैठते थे। इसी तरह तो इसमें दोस्तों क्या होता, ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना गया था, फिर जाके क्षत्रिय को माना गया था, तब वैश्य को, और शूद्र को दोस्तों इसमें सबसे नीची जाति माना गया था, सबसे इनको कनिष्ठ जाति माना गया था। किसको, तो वो माना गया था शूद्र को। तो दोस्तों अभी देखिए जो कर भरना पड़ता था तो वो वैश्य को ही इसमें कर भरना पड़ता, किसके, तो क्षत्रिय और ब्राह्मण के लिए जो कर भरता था वो सिर्फ वैश्य ही कर भरता था। लेकिन जो शूद्र था ये इन तीनों की सेवा में हरदम ही लगा, निरंतर प्रयास करता था, इनकी सेवा में निरंतर लगा रहता था। किसके, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के सेवा में कौन लगा रहता था, शूद्र लगा रहता था। दोस्तों ये तो रहा हम लोग का सामाजिक जीवन।
आप देख सकते हैं सामाजिक जीवन में पहले समय स्त्रियों की अवस्था कैसी थी, और आप देख सकते हैं शूद्र जो नीची जाति है उन लोग की दोस्तों अवस्था भी इसमें बहुत ही गिरी हुई थी। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं धार्मिक जीवन पे। दोस्तों पहले हम लोग आर्थिक जीवन पढ़ लेते हैं, फिर धार्मिक जीवन पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग आर्थिक जीवन पढ़ते हैं। आर्थिक आर्थिक जीवन आर्थिक जीवन। अरे देखिए, आर्थिक जीवन में जब जैसे कि मैं आपको बताया था कि अभी इसमें लोहे की खोज हो गई थी, आर्यों के द्वारा लोहे की खोज हुई थी। जब दोस्तों इसमें लोहे की खोज हो गई तो इन लोग पहले कैसे था, पशु पालते थे, क्योंकि लोहे की ज्यादा खोज नहीं थी, खेती बाड़ी ज्यादा नहीं कर पाते थे। इसलिए जब इसमें लोहे की खोज हुई तो इसमें पशुपालन को दूसरे स्थान पर लगाया, लेकिन सबसे पहला आ गया दोस्तों वो कृषि। कृषि को कृषि को सर्वाधिक इसमें कहते हैं महत्व दिया गया। कृषि को दोस्तों इसमें सर्वाधिक महत्व दिया गया, क्योंकि इसमें लोहे की खोज हो गई थी। अभी कृषि करना बहुत ही आसान है, जैसे कि हल चलाना हुआ, लोहे से औजार बनाना हुआ, ऐसे कुदाल होता है, जितना प्रकार का जो ये औजार बनता है सब किसे बनता था दोस्तों, लोहे से। तो लोहे के कारण यहाँ पे आप कह सकते हैं दोस्तों, कारण लोहे के कारण कृषि करना बहुत ही आसान हो गया था, इसलिए लोहे के कारण कृषि को सर्वाधिक महत्व दिया गया, बहुत आसान हो गया दोस्तों कृषि। अभी इसमें पशुपालन को दूसरे नंबर पर रखा गया। पशुपालन इसमें दूसरे नंबर पर रखा गया पशुपालन को। किसकी आर्थिक में। अभी दोस्तों बात करें तो धीरे धीरे अभी फसल बहुत अच्छी हो रही थी दोस्तों, तो फसल का दोस्तों व्यापार होने लगा, एक राज्य से दूसरे राज्य तक इतने दूर दूर तक व्यापार होने लगा। तो दोस्तों धीरे धीरे मुद्रा का प्रचलन हमें देखने को मिलता है। इसमें क्या दोस्तों देखने को मिलता है, तो हमें मुद्रा का प्रचलन देखने को हमें दोस्तों मिलता है, किसमें, तो आर्थिक जीवन में उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का भी प्रचलन धीरे धीरे देखने को मिलता है। चलिए अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं धार्मिक जीवन पर। दोस्तों धार्मिक जीवन में था वो सबसे ज्यादा दोस्तों था क्या, कि ब्राह्मण और दोस्तों इसमें सर्वाधिक महत्व दिया गया। जैसे कि धार्मिक जीवन की बात करूं, धार्मिक जीवन धार्मिक जीवन सबसे पहले दोस्तों हमने बात करें तो ब्राह्मण को सर्वाधिक महत्व दिया गया। ब्राह्मण को दोस्तों इसमें सर्वाधिक महत्व दिया गया। अभी जैसे भी जितना भी पूजा पाठ था, अभी दोस्तों इसमें क्या हुआ कि जो ऋग्वैदिक काल था उसके अंदर जो उस समय के जो आर्य थे उनका दोस्तों जो प्रिय जो देवता थे तो वो थे उस समय के इंद्र और अग्नि। लेकिन इन सब के अलावा अभी क्या हुआ दोस्तों, इसमें इन सब का महत्व दोस्तों कम हो गया। इन लोगों इन दोनों देवता को अभी लोग कम मानने लगे। सबसे ज्यादा इसमें दोस्तों सर्वाधिक महत्व इसमें दोस्तों मिलने लगा प्रजापति को, रुद्र को यानी कि शंकर जी को, और दोस्तों इसमें विष्णु इन सब देवताओं को दोस्तों इसमें सर्वाधिक महत्व दिया जाने लगा। प्रजापति को, रुद्र को, विष्णु को। और दोस्तों इसमें राजा अनेक प्रकार के यज्ञ कराता है, अनेक यज्ञ कराता है इसमें। जैसे कि दोस्तों मैं कुछ यज्ञ के नाम लिख रहा हूँ। तो पहला दोस्तों आता है वो आता है दोस्तों वाजपेय यज्ञ। दूसरा दोस्तों राजसूय यज्ञ। और तीसरा था दोस्तों वो है दोस्तों अश्वमेध यज्ञ। अभी चलिए हम लोग समझते हैं यज्ञ क्यों होता था। अभी की दोस्तों जो वाजपेय यज्ञ होता था, यह दोस्तों अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए यज्ञ होता था। यानी कि जब राजा अपनी शक्ति प्रदर्शन करने जाता था, कहीं युद्ध लड़ने जाता था, तो जो यज्ञ कराता वो था वाजपेय यज्ञ। यानी कि सब कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन के लिए। और जो राजसूय यज्ञ था दोस्तों ये था कि जब राजा का राज्याभिषेक होता, जब राजा
जब राजा जब बनते थे, यानी जो राजकुमार पहले थे, अब राजकुमार जब आगे जाकर राजा बनेगा, तो जो राजा बनने के लिए जो यज्ञ होता है दोस्तों, उस यज्ञ का नाम राजसूय यज्ञ। तो ये किसके लिए था? तो राज्याभिषेक के लिए था। कौन सा यज्ञ? तो राजसूय यज्ञ। और अश्वमेध का दोस्तों ये था कि यानी कि अपनी शक्ति विस्तार के लिए जो यज्ञ था वो था अश्वमेध। समझ, जैसे आपने रामायण देखा होगा, तो राम जी ने जब लंका से आए थे जब अपने महल में, तो उन्होंने दोस्तों एक यज्ञ किया था, जो यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ। इसमें उन्होंने एक घोड़े को छोड़ा था जिसको लव कुश ने पकड़ा था। तो दोस्तों वो वैसा ही यज्ञ होता है अश्वमेध। इसमें अब राजा को ये दिखना रहता है कि जो मेरी शक्ति का विस्तार है वो कहाँ तक है, तो किस एरिया में, जहां तक उन्हें घोड़ा जाएगा दोस्तों, वहां तक उन्हें पता चलेगा कि हमारी जो विस्तार शक्ति का यहाँ तक है। अगर कोई उसको दूसरा राजा पकड़ कर चुनौती दे, तब जाके राजा को पता चलता है हमारे विस्तार यहीं तक है। तो दोस्तों वो ये कौन सा यज्ञ था? तो वो अश्वमेध यज्ञ होता था। तो किसी शक्ति शक्ति विस्तार के लिए जो यज्ञ था वो था अश्वमेध यज्ञ। दोस्तों इसमें अगर बात करें धार्मिक जीवन में, तो जो रामायण और महाभारत जो काव्य हैं, जो हम लोग के जो महाकाव्य हैं दोस्तों, उसका भी रचित इसी में हुआ था, उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन में ही हुआ था। किसका? तो रामायण और महाभारत का। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के दोस्तों बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हमने महाजनपद के बारे में पढ़ा है कि दोस्तों उसके अंदर हम लोग अभी बहुत सारे उसके भी हम लोग ऐसे ही जैसे अभी तक मैं आपको पढ़ाते आ रहा हूँ कि जो फैक्ट है जैसे लिखवा रहा हूँ दोस्तों, उसी तरह मैं महाजनपद में भी लिखवाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।